घर में आंगन में बैठी जमुना देवी के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया था और मदन लाल जी तो हैरानी से अपनी कुर्सी से लगभग उछल ही पड़े थे। उनके बड़े बेटे अतुल के कहे शब्दों ने घर की शांति पर जैसे कोई बम ही गिरा दिया था। मां, बाबूजी, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। अरे आपके बेटे को अमेरिका में नौकरी मिल गई है बाबूजी। अब आप देखना, मैं वहां जाकर कितना पैसा कमाता हूं, मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। अतुल खुशी से चिल्लाता हुआ बोला। अमेरिका? ये क्या कह रहा है बेटा? जमुना देवी के गले से घुटी हुई सी आवाज निकली। उनके चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों के भाव तैरने लगे। अतुल ने पास आकर अपनी मां का हाथ थाम लिया। हां मां, वही तो, देखो, ये ऑफर लेटर है। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी, महीने की तनख्वाह यहां की तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा। अच्छी बात यह है, अमेरिका की जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली है उसकी ब्रांच भारत में भी है। मैं वहां 3-4 साल ही काम करूंगा। इतने समय में ही मैं बहुत सा पैसा बचा लूंगा, फिर यहां ट्रांसफर ले लूंगा आपके पास। आप लोग फिक्र मत करो। न्यूज़िंग। मदन लाल जी ने ऐनक उतारकर मेज पर रख दी। अरे बेटा, तरक्की कौन नहीं चाहता? मैं तो खुद चाहता हूं तू आगे बढ़े, पर इतना दूर? जमुना देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ लीं। अतुल बेटा, तू इतनी दूर चला जाएगा तो वहां कौन रखेगा तेरा ख्याल, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, और तू भी कैसे रहेगा अकेला? अतुल ने हंसते हुए पिता के कंधे पर हाथ रखा। अरे पिताजी, अब वो जमाना नहीं रहा जब कोई विदेश गया तो सालों साल उसकी शक्ल नहीं दिखती थी। अब तो वीडियो कॉल का जमाना है, जब दिल करे बस एक बटन दबाओ, वो सामने। बस 3-4 साल की बात है, इतना परेशान मत हो। मैं तो सोच रहा हूं कभी कभार आप दोनों को भी वहां घुमाने ले जाऊंगा। फ्लाइट से बस कुछ घंटे लगेंगे, आप लोग भी बाहर की दुनिया देख लेना। सोचो मां, आप गॉगल्स लगाकर बढ़िया सा वेस्टर्न गाउन पहनकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमेंगी और सब कहेंगे ये हैं अतुल की मॉम। जमुना देवी मुस्कुराकर शर्मा गईं। अरे राम राम, मैं और वो भी विदेशी कपड़े, लोग क्या कहेंगे? अतुल ने हंसकर फिर पिताजी की ओर देखा। और आप पिताजी? आप तो सूट बूट में बिल्कुल किसी अफसर जैसे लगोगे, हाथ में छड़ी होगी और पूरे रौब के साथ अमेरिका घूमोगे। और मैं बोलूंगा ये है मेरे पापा मिस्टर मदन लाल। अतुल की बातें सुनकर मदन लाल जी ने जमुना की ओर देखा, फिर एक ठाका लगाते हुए बोले, देख रही हो जमुना, हमारा बेटा कैसी कैसी बातें बनाकर हमें फुसला रहा है। जमुना जी की आंखों में आंसुओं के बीच हल्की सी हंसी झलकी और बेटे का सिर प्यार से सहलाया। मैं तो भगवान से यही मांगूंगी बेटा, तू जहां भी रह, खुश रह। अतुल ने झुककर मां के पैर छुए। मां, पिताजी, वहां जाकर भी मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूंगा। कभी महसूस ही नहीं होगा आपको कि आपका बेटा आपसे दूर है, ये मेरा वादा है। अचानक उनकी आंखें खुली और अतीत में खोई जमुना देवी वर्तमान में लौट आईं। जमुना जी ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, कितने वादे कर गया था मेरा बड़ा बेटा, रोज बात करेगा, हमें घुमाएगा। कहां गए वो वादे? अब तो फोन भी नहीं करता। हम करते हैं तो कह देता है बिजी हूं मां। कैसी बिजी जिंदगी होगी जिसमें मां बाप के लिए वक्त नहीं। जमुना देवी ने सामने लगी अपने बेटों की तस्वीर को ताकते हुए सोचा, अब तो वहां उसी परदेसन से शादी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए। वो बच्चे भी हमें क्या जानेंगे, कौन दादी कौन दादा। एक लंबी सांस ने सीने का बोझ हल्का करने की नाकाम कोशिश की। क्या हुआ जमुना, किस सोच में पड़ी है हमारी अर्धांगिनी? मदन लाल जी की आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ी और जमुना जी के पास आकर बैठ गए। उनकी आवाज में चिर परिचित ठिठोली थी, पर आंखों में चिंता भी झलक रही थी। जमुना जी ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं और धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस अतुल की याद आ गई थी। मदन लाल जी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, समझ तो मैं भी गया था, बड़े बेटे की याद में ही हमारी जमुना जी की आंखों से गंगा जमुना बह रही होगी। आप भी ना? जमुना जी ने बनावटी नाराजगी से कहा, पर उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। हर बात को बस हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। मदन लाल जी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अरे अगर बहा बेटा हमसे दूर चला भी गया तो क्या हुआ, हमारा छोटा बेटा साहिल तो है ना, जब भी दिल चाहता है हम उससे जाकर मिल तो आते हैं। फिर जैसे कुछ याद आया हो वह बोले, वैसे मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था, जब तुम सत्संग में गई थी तब साहिल का फोन आया था गुमगाम से। छोटे बेटे का नाम सुनते ही जमुना जी की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उनकी आवाज में उत्साह और बेसब्री साफ झलक रही थी। सच में? क्या कह रहा था मेरा लाल? मदन लाल जी मुस्कुराए। तुम खुद ही बात कर लो उससे। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाते हुए फोन जमुना जी की ओर बढ़ा दिया। ये लो, लाइन पर ही है। जमुना जी ने फुर्ती से फोन अपने हाथ में लिया और उनकी आवाज में सारी ममता उमड़ पई। साहिल बेटा, कैसा है तू? सब खैरियत तो है ना? दूसरी तरफ से साहिल की आवाज आई, मां, मैं तो एकदम बढ़िया हूं। आप और पिताजी सुनाइए, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं बेटा। मां, मैं सोच रहा था कि इस बार दिवाली पर घर आऊंगा, और हां, आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है मेरे पास। यह सुनते ही जमुना देवी और मदन लाल जी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में अचानक हैरानी और उत्सुकता तैर गई।
सरप्राइज? कैसा सरप्राइज बेटा? जमुना देवी ने झट से पूछा, पर उधर से साहिल बस हंस पड़ा। वो तो आने पर ही बताऊंगा मां, अभी सब्र रखो। दिवाली आते आते घर में रौनक छा गई। जमुना जी ने आंगन में रंगोली सजाई, चौखट पर दिए जलाए। साहिल जब आंगन में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी। उसने तस्वीर मां बाप को थमाते हुए कहा, देखिए मां, पिताजी, ये है मेरा सरप्राइज। मदन लाल जी ने चश्मा ठीक किया। ये कौन है बेटा? साहिल थोड़ा शर्मा गया। मां, पिताजी, ये नताशा है, मेरे साथ ही ऑफिस में काम करती है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी भी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बस आप दोनों की इजाजत चाहिए। जमुना देवी और मदन लाल जी कुछ पल हक्के बक्के खड़े रहे, मगर फोटो में लड़की की सादगी, उसका मासूम सा चेहरा और बेटे की खुशी देखकर दोनों का दिल पिघल गया। जमुना देवी ने बेटे का माथा चूम लिया। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा, हम तो राजी हैं। गांव का छोटा सा आंगन फिर से चहक उठा। बड़े बेटे की शादी देखने का जो अरमान मन ही मन रह गया था, वो छोटे बेटे की शादी में पूरा हो गया। धूमधाम से शादी हुई। साहिल और नताशा का ब्याह गुड़गांव के एक बड़े हाल में रचाया गया। दिन यूं ही परिंदों की तरह उड़ते गए। साहिल और नताशा की शादी को 1.5 साल होने को आए थे। एक दिन साहिल का फोन आया। मां, पिताजी, एक खुशखबरी है, नताशा मां बनने वाली है, आप दोनों को आना ही पड़ेगा, हमें आप लोगों की जरूरत है। यह सुनते ही जमुना देवी की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह निकले। इस उम्र में पोते को गोद में खिलाने से बड़ा सुख भला क्या हो सकता था। डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही दोनों गुड़गांव पहुंच गए। फिर वो दिन भी आया जब नताशा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जमुना देवी पोते को गोद में लेकर जैसे अपनी सारी ममता उसी छोटे से बच्चे पर उड़ेल देना चाहती थी। बहू नताशा की सेवा में जमुना जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह उठकर बहू को गुनगुना दूध देना, हरी सौंफ का पानी बनाना, सबके लिए पौष्टिक भोजन तैयार करना और उस नन्हे से पोते की बादाम के तेल से रोज मालिश करना, यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। मदन लाल जी तो पोते को देखते ही जैसे उम्र के 20 साल पीछे लौट जाते, उसे गोद में झुलाने के लिए झुकती कमर फिर से सीधी हो गई। नताशा भी अपनी सास की ममता देखकर अक्सर जमुना देवी का हाथ थाम कर कहती, मां, आपके बिना तो मैं बिल्कुल नहीं संभाल पाती, आप न होती तो। जमुना देवी बस मुस्कुरा देती। उनके लिए तो यही सबसे बड़ी तसल्ली थी कि बड़ा बेटा भले ही दूर चला गया हो, लेकिन छोटे बेटे के घर में उन्हें वो अपनापन मिल गया जो उनका बुढ़ापा आराम से काटने के लिए काफी था। जब पोता 6 महीने का हुआ तो जमुना देवी और मदन लाल जी ने सोचा अब कुछ दिन गांव चला जाए। हालांकि उनका मन अब पोते से अलग होने को बिल्कुल नहीं करता था, मगर गांव का घर भी तो देखना था। पोते के 6 महीने पूरे होते ही दोनों वापस गांव लौटे और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ गए। आस पड़ोस से कोई मिलने आता तो जमुना देवी बस अपने पोते की ही बातें करती रहती। उधर गुड़गांव में नताशा अकेले बच्चे को संभालते संभालते थकने लगी थी। कुछ ही हफ्ते बीते थे कि साहिल का फिर फोन आ गया। मां, पिताजी, अब आप लोग वापस आ जाइए। यहां नताशा को भी बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा है और मैं तो कहता हूं अब आप लोग यहीं रहना। मदन लाल जी ने ठंडी सांस ली। बेटा, कुछ दिन के लिए तो सही था, लेकिन हमेशा के लिए? मेरा मतलब है वहां तो 2 ही कमरे का फ्लैट है, हम वहां रहेंगे तो तुम दोनों को परेशानी होगी। साहिल ने हंसते हुए कहा, परेशानी कैसी पिताजी? मैंने सोचा है गांव का मकान बेच देते हैं, जो थोड़ी बहुत जमीन वहां पर है वो भी बेच देंगे, फिर यहां गुड़गांव में एक बड़ा फ्लैट ले लेते हैं। सब साथ रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मदन लाल जी ने एक पल को गहरी सांस भरी। मैं तुझे बाद में फोन करके बताता हूं, कहकर मदन जी ने फोन रखा। गांव का मकान बेचने का उनका बिल्कुल दिल नहीं था। वे सोच में पड़ गए। गांव का घर, वह आंगन, वो खेत खलिहान सब छोड़ना आसान न था, लेकिन जमुना जी अपने बेटा बहू और पोते के साथ रहना चाहती थी। उन्होंने कहा, मेरा मन तो बस अपने सोनू के पास रहने को करता है, बच्चे बुला रहे हैं तो क्यों ना। मदन लाल जी ने उनकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम्हारी इच्छा है तो मेरी भी यही है जमुना। कुछ ही समय में गांव का घर और जमीन बिक गई। उस पैसे से साहिल ने गुड़गांव में एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया, जहां जमुना जी और मदन लाल जी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ हमेशा के लिए रहने चले गए। साहिल और नताशा की जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। नताशा ने कुछ महीनों की छुट्टी के बाद अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। शहर की भागदौड़ में वह सुबह जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल जाती और साहिल भी अपने काम में व्यस्त रहता। जमुना जी और मदन लाल जी ने घर की जिम्मेदारियां खुशी खुशी संभाल लीं। मदन लाल जी सुबह सुबह पास की मार्केट से ताजे फल, सब्जियां, दूध और किराने का सामान लाते। जमुना जी दिन भर सोनू को संभालती, उसकी मालिश, नहलाना, खिलाना और फिर रसोई घर का सारा काम करने के बाद कपड़े भी धो देती। नताशा सुबह जल्दी उठकर अपना और साहिल का टिफिन तैयार कर लेती थी और बाकी सबके लिए नाश्ता बनाकर रख देती। जमुना जी उसकी मदद करती और नताशा उनकी तारीफ करते नहीं थकती। मां जी, आप न होती तो मेरा क्या होता, वह हंसते हुए कहती। बेटा, बहू के नौकरी पर जाने के बाद जमुना जी और मदन लाल जी बैठकर चाय और पराठे का आनंद लेते।
लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। नताशा को ऑफिस की जल्दबाजी में देर होने लगी। एक सुबह उसने जमुना जी से कहा, मां जी, आज आप ही नाश्ता बना दीजिए ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जमुना जी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर ये आज धीरे धीरे हर दिन का नियम बन गया। नताशा अब सुबह का सारा काम, नाश्ता, टिफिन, सब कुछ जमुना जी पर छोड़ने लगी। मां जी, आप तो किसी जादूगर की तरह सारा काम निपटा देती हैं, वह हल्के से हंसकर कहती और बैग उठाकर निकल जाती। रात का खाना भी अब जमुना जी ही बनाती। नताशा अपने कमरे से रात को ही बाहर निकलती, वो भी सिर्फ खाना खाने के लिए। देखते ही देखते 6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी जमुना देवी ही घर के सब काम संभालती थी। सुबह की भाग दौड़, सबका खाना बनाने की जिम्मेदारी, सब कुछ उनके बूढ़े कंधों पर आकर टिक गया था। उस सुबह भी जैसे ही आंख खुली तो घड़ी में 6 बज रहे थे। जमुना देवी ने एक पल को माथा पकड़ा। हे भगवान, आज फिर देर हो गई। वो जल्दी से ओढ़नी समेटकर उठी। तभी मदन लाल जी सुबह की सैर करके वापस आए और बोले, अरे अरे, ऐसे कहां भाग रही हो, सब ठीक तो है? जमुना देवी ने जल्दी से ओढ़नी सिर पर ठीक की। कुछ नहीं, सोनू के स्कूल की बस आने वाली होगी, मैंने उसका टिफिन भी नहीं बनाया, दूध भी नहीं गर्म किया। मदन लाल जी ने चश्मा पहना और अखबार उठाते हुए बड़बड़ाए, मेरे लिए भी चाय। तभी जमुना देवी ने झुंझलाकर कहा, पहले सोनू का टिफिन देख लूं, फिर आपकी चाय बनाती हूं। कहते कहते वो तेजी से रसोई में घुस गईं। जल्दी से पोहे बनाने लगी। एक तरफ वो पोहे पलट रही थीं, तो दूसरी तरफ दूध गर्म करने रख दिया। साथ ही साथ सोनू का फ्रूट बॉक्स भी तैयार कर दिया। उधर मदन लाल जी कुर्सी पर बैठे अखबार में खबरें पढ़ते हुए अपनी चाय का इंतजार करते रहे। सोनू के काम से फ्री होकर अभी जमुना देवी ने केतली में चाय चढ़ाई ही थी कि बाहर से उनके पोते सोनू की खींचती आवाज आई, दादी, आपने मेरी पानी की बोतल नहीं भरी क्या? लो, मेरी बस भी आ गई। दादी, जल्दी से पानी की बोतल दो। जमुना देवी ने झट से बोतल उठाई और भरने लगी। तभी बाहर से बहू की आवाज तीर की तरह आई, मां जी, क्या है ये? सोनू की बस हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रही है और आपने अभी तक उसे बोतल भी नहीं दी। कितनी बार कहा है, सुबह सब लोगों को जल्दी जाना होता है तो फुर्ती से हाथ चलाया करो, पर नहीं, आपसे तो कोई काम वक्त पे नहीं होता। हर रोज आपकी वजह से लेट हो जाता है सोनू। जमुना जी एक पल को ठिठकी। वो बहू बस आज उठने में देर हो गई थी, उन्होंने बाहर आते हुए कहा। लेकिन तभी नताशा गुस्से से चिल्लाई, कौन सी नई बात हो गई मां जी? रोज यही बहाना होता है आपका तो। सामने साहिल खड़ा था, टाई बांधता हुआ, लेकिन मजाल है कि वह अपनी पत्नी को टोके और कहे कि मां को डांटने की बजाय ये काम उसे खुद करना चाहिए। जमुना जी ने साहिल और नताशा का टिफिन भी पैक करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया और मदन लाल जी की चाय लेकर वापस कमरे में आ गईं। अपनी चाय नहीं लाई जमुना? वे बोले। जमुना जी का दिल बेहद दुखी हो चुका था। कुछ कहा नहीं, पर भीगी आंखें मदन लाल जी से छिप नहीं पाईं। मदन लाल जी ने गौर से देखा, क्या हुआ जमुना, फिर से किसी ने कुछ कहा तुमसे? जमुना देवी ने आंखें पोंछीं और सहज होने का दिखावा करते हुए धीमे से बोली, कुछ नहीं जी, बस बहू कह रही थी रोज देर हो जाती है। ठीक ही तो कहती है, मुझसे ही अब जल्दी काम नहीं होता। मदन लाल जी की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उभर आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर जमुना जी का कंधा सहलाया। साहिल ने नहीं सुना क्या? वो बोल नहीं सकता था कि मां की मदद कर दे? सब तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रखा है। जमुना देवी ने फीकी सी हंसी से बात काट दी। छोड़ो जी, किसे समझाऊं? बहू बेटा है, वही तो अपने हैं, 2 बातें सुन लूंगी तो क्या? मदन लाल जी कुछ पल चुप रहकर बोले, जमुना, तुम भी तो इंसान हो, इस उम्र में भी पूरा घर संभाल रही हो। दिन भर रसोई के काम और घर के बाकी काम करते करते तुम भी थक जाती हो। कम से कम इज्जत तो मिलनी चाहिए। ये भी कोई माँ बाप से बात करने का तरीका होता है? मैं अभी उनसे बात करता हूं। जमुना देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस जी, चुप रहो, कुछ कहोगे तो बात बढ़ जाएगी। मैं सब संभाल लूंगी, जैसे आज तक संभाला है। मदन लाल जी की आंखों में नमी उतर आई। जमुना जी के कहने पर वह चुप रहे। चाय नाश्ता करने के बाद मदन लाल जी ने जमुना जी से कहा, जमुना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, वो करवा लाऊंगा, और हां, फल सब्जियां भी ले आऊंगा। उन्होंने कुछ पैसे उठाए और घर से निकल गए। जमुना जी फिर से घर समेटने में जुट गईं। सोनू की किताबें ठीक कीं, बर्तन धोए और कपड़े तह किए। शरीर थक चुका था, पर वह चुपचाप काम करती रहीं। दोपहर तक मदन लाल जी लौटे, पर उनके चेहरे पर उदासी थी। जमुना जी ने गौर से देखा और पूछा, जी, क्या हुआ? चेहरा क्यों लटका है? मदन लाल जी ने गहरी सांस ली और बोले, जमुना, अभी मैंने गांव में अपने दोस्त चरणदास को फोन किया। सुनकर दिल बैठ गया। उनकी पत्नी, तुम्हारी सहेली सुमित्रा, उसका 1 हफ्ता पहले देहांत हो गया और हमें खबर तक नहीं हुई। जमुना जी का चेहरा पीला पड़ गया। हाय राम, सुमित्रा? उनकी आंखें फिर नम हो गईं। हमें उन्होंने बताया क्यों नहीं? मदन लाल जी की आवाज में गुस्सा और दर्द था। चरणदास ने बताया कि उसने मेरे नंबर पर फोन किया था खबर देने के लिए। मेरा फोन बंद आने पर उसने साहिल को फोन करके खबर दी थी, पर साहिल ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। शाम को जब साहिल और नताशा ऑफिस से लौटे, मदन लाल जी ने साहिल से सवाल किया,
बेटा, चरणदास ने तुझे सुमित्रा के देहांत की खबर दी थी, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? नताशा ने बीच में ही जवाब दिया। अरे, अगर बता देते तो आप दोनों उठकर गांव चले जाते। फिर यहां के काम का क्या होता? मैं नौकरी करती हूं, दिन भर ऑफिस में खटती हूं, फिर घर आकर खाना भी मैं बनाऊं। जमुना जी और मदन लाल जी को जैसे जोर का झटका लगा। नताशा के विचार सुनकर वह हक्के बक्के रह गए। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रिश्तेदारी और जात बिरादरी में तो दुख सुख जाना पड़ता है। तुम बहू हो घर की, ये बात तो तुम्हें समझनी चाहिए। अच्छा, बहू हूं तो क्या करूं? सारा काम धाम छोड़कर घर पर तो बैठने से रही। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए, हम दोनों मिलकर कमाते हैं, तभी घर का खर्चा चल रहा है। इसलिए चुपचाप यहीं रहिए और घर संभालिए। कहते हुए बहू अपने कमरे में चली गई और साहिल भी चुपचाप उसके पीछे हो लिया। जमुना जी का मन और भारी हो गया। एक सप्ताह बाद जमुना जी और मदन लाल जी की शादी की सालगिरह थी। जमुना जी सुबह से चुप थीं, उदास सी रसोई में काम करती रहीं। मदन लाल जी को उनकी उदासी देखी न गई। वह पास आए और बोले, जमुना, क्यों ना आज हम दोनों कहीं घूम आए, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने चलें। तुम भी तो घर में रहते रहते थक गई होगी। मेरा भी मन है इस बड़े शहर में थोड़ा हम भी घूम फिर कर आएं। रात को बाहर ही खाना खाएंगे। जमुना जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मगर जी, बच्चों का खाना? अरे जमुना, एक दिन तो नताशा बहू संभाल लेगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आज शाम को चलते हैं, मदन लाल जी ने हंसते हुए कहा। शाम को जमुना जी ने अपनी पसंदीदा नीली साड़ी पहनी, अच्छे से तैयार हुई और मदन लाल जी भी कुर्ता पायजामा पहनकर तैयार हुए। दोनों मल्टीप्लेक्स पहुंचे, एक बढ़िया सी फिल्म देखी और रात को पास के रेस्तरां में गर्मा गर्म दाल बाटी का आनंद लिया। जमुना जी की हंसी कई दिनों बाद लौटी थी। कितना अच्छा लग रहा है आज बाहर निकलकर, वह बोली। लगता है जैसे वहीं पुराने दिन लौट आए। लेकिन जब रात के 10 बजे वह घर लौटे, नताशा ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये क्या मां जी, आप लोग रात के 10 बजे घर लौट रहे हैं? मैं ऑफिस से थक हार कर आई और घर पर खाना भी मुझे बनाना पड़ा। आखिर गए कहां थे आप लोग? जमुना जी ने धीरे से कहा। वो, बहुत समय से मन था फिल्म देखने का, तो तेरे ससुर जी ने कहा कि। अच्छा, फिल्म देखने गए थे? जमुना जी की बात पूरी होने से पहले नताशा ने तंज कसते हुए कहा। मतलब हजारों रुपए बाहर उड़ाए, हम यहां दिन रात कमाते मर जाएं और आप दोनों फिजूल खर्ची करते रहें? मदन लाल जी का चेहरा लाल हो गया। फिजूल खर्ची? अगर हमने अपने लिए थोड़े पैसे खर्च किए तो ये फिजूल खर्ची हो गई? साहिल, क्या कह रही है तेरी पत्नी? तुझे सुनाई नहीं देता? साहिल ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। पिताजी, नताशा ने क्या गलत कहा? हम दिन रात एक करके पैसा कमा रहे हैं और आप लोग घर का काम छोड़कर घूमने निकल गए। गए तो गए, इतने पैसे भी खर्च कर डाले। मदन लाल जी ने गहरी सांस ली और उन्होंने कांपते हुए शब्दों में कहा, मत भूलो साहिल, ये मकान जिसमें तुम लोग ऐश कर रहे हो मेरे ही पैसों से खरीदा गया है। अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर तुम्हारे लिए ये शहर में घर लिया, ताकि बुढ़ापे में बेटा पास रहेगा, और आज तुम्हें हमारे 2 पैसे खर्च करना भी चुभने लगे। साहिल ने जैसे अपनी आंखें झुका लीं, पर नताशा अपनी जगह पर खड़ी रही, बेशर्मी से आंखें तरेरते हुए बोली, तो क्या हुआ? पैसे लगाए हैं तो रहने को भी तो मिल रहा है ना आपको इस मकान में, फिर भी शिकायतें कर रहे हैं? मदन लाल जी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने तमतमाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, नहीं रहना हमें यहां पर। अगर इतना ही ऐतराज है हम लोगों के बाहर निकलने से तो हमारे पैसे लौटा दो, हम कहीं और रह लेंगे। नताशा की आंखों में आग उतर आई, गुस्से से कांपते हुए बोली, कौन से पैसे? वो तो आपने अपनी मर्जी से लगाए थे और अब यह मकान मेरे नाम है, तो अब जैसा मैं चाहूंगी आप दोनों को वैसे ही रहना पड़ेगा, समझे? जमुना जी के गले से कोई शब्द निकला ही नहीं, बस आंखों में नमी तैर गई। मदन लाल जी की आवाज भर्रा गई, मतलब खून पसीना एक करके वो सब कमाया था मैंने। नताशा ने मुंह फेर लिया। साहिल कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। दोनों अपने कमरे में ऐसे चले गए जैसे कोई फैसला सुनाकर अदालत बंद हो गई हो। जमुना जी और मदन लाल जी वहीं हॉल में एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। फिर वे दोनों भी अपने कमरे में आ गए। कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो जैसे भीतर की खामोशी और गहरी हो गई। मदन लाल जी ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, जमुना, मैं तो कब से कह रहा हूं ये गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि चलो अपने गांव वापस चलें, कम से कम अपनी मर्जी से तो जी सकेंगे। जमुना जी ने फीकी मुस्कान से उन्हें देखा। कहां जाएंगे गांव में? अब तो हमारा वो घर भी नहीं रहा, जमीन भी बेच दी, सब कुछ तो हमने साहिल के कहने पर ही छोड़ा। सोचा था बेटा साथ रहेगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, पर देखो वही आज कैसी बातें सुना गया। जी ऐसी 20 नाम है, सहारा बनेगा। मदन लाल जी ने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू करते हुए बोले, गुलामी तो अब बर्दाश्त नहीं होती जमुना। बेटा, बहू से ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी कभी सोचा था? कम से कम वहां गांव में रहते हुए ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। जमुना जी ने आंखों के कोने में ठहरे आंसू पोंछे। सारी गलती तो मेरी ही है जी, अच्छे खासे गांव में चैन से जी रहे थे, लेकिन मैंने ही बेटे पोते के प्यार में पड़कर आपसे जिद की सब बेचकर शहर चलते हैं, साथ रहेंगे, यही सोचा था, पर यह सब क्या बन गया हमारे साथ। हाँ जमुना, गलती तो बहुत बड़ी कर बैठे हैं हम।
और आज उसी एक भूल के कारण ये दिन देख रहे हैं। तुम घर के काम में पिसती रहती हो, मैं बाहर बाजार की धूल फांकता हूं। ऊपर से बहू एक एक पैसे का हिसाब ऐसे मांगती है जैसे कोई बार में देखने के लाफ, और बार में पैसे का बार में दिन देख रहे हैं। मालिक नौकर से सवाल पूछता है, पर अब बस जमुना, अब और नहीं सहा जाता। जमुना जी खामोश रहीं, उनका सिर मदन लाल जी के कांधे पर टिक गया। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मदन लाल जी बोले, बहुत रात हो गई है, चलो सोते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना है। अगली सुबह करीब 6:45 बजे थे जब नताशा की तीखी आवाज ने घर की दीवारें हिला दी। साहिल, देखो तो तुम्हारी माँ ने फिर नाश्ता नहीं बनाया। हर रोज की यही आदत है, मुझे रोज ऑफिस जाने में देर करवा देती है ये औरत। ना सोनू का टिफिन पैक किया, टिफिन तो छोड़ो, कुछ बनाया तक नहीं अब तक। आज तो हद हो गई, समझती क्या है ये खुद को। वो भुन भुनाती हुई जमुना जी और मदन लाल जी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा खाली था न तो वहां जमुना देवी थी न ही मदन लाल जी। नताशा गुस्से से कांप गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वे दोनों कब और कहां चले गए। उसने साहिल को आवाज दी। उसे भी कुछ मालूम नहीं था कि वे दोनों कहां चले गए। साहिल ने पिता को फोन में मिलाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। नताशा सिर पकड़कर बैठ गई, ये सोचकर कि सुबह सुबह घर का सारा काम अब उसे करना पड़ेगा। इधर दूसरी ओर जमुना जी और मदन लाल जी सुबह की पहली बस पकड़कर अपने गांव पहुंच चुके थे। सूरज की किरणें उस मिट्टी पर पड़ रही थीं जिसे छोड़ने का दर्द आज भी उनके सीने में चुभता था। वह सीधे अपने पुराने मित्र चरणदास जी के घर गए, जिनकी पत्नी सावित्री का हाल ही में देहांत हुआ था। मदन लाल जी ने दोस्त से मिलकर उनकी पत्नी के जाने का शोक प्रकट किया। चरणदास जी की बहू चाय पानी लेकर आई। थोड़ी ही देर बाद उसने प्यार से खाना बनाया और परोसा। जमुना जी और मदन लाल जी ने देखा कि चरणदास जी की बहू कितनी चुस्ती से काम कर रही थी। उसका हंसमुख स्वभाव और ससुर के प्रति सम्मान देखकर जमुना जी का मन भर आया। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू ने, मदन लाल जी ने तारीफ की। खाया तो तन मन जैसे तृप्त हो गया। चरणदास जी मुस्कुराए, मेरी बहू तो लाखों में एक है बेटा, बहू दोनों खूब सेवा करते हैं। सावित्री जब 2 महीने बिस्तर पर थी, दोनों ने दिन रात एक कर दिया था। ऐसे बेटा बहू नसीब वालों को ही मिलते हैं। यह सुनकर मदन लाल जी को नताशा की जहर सी तीखी बातें याद आ गईं। उनकी आंखें नम हो गईं। जमुना जी ने भी पल्लू से अपनी आंखें पोंछीं। क्या हुआ मदन? चरणदास जी ने पूछा। सब ठीक तो है। मदन लाल जी कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उन्होंने रूंधे स्वर में सब कह सुनाया। कैसे बेटा? बहू ने सारी जायदाद हथिया ली, इसके बावजूद भी उन्हें बातें सुनने को मिलती हैं। कैसे मकान भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया और अब वो मालिक बनकर हुक्म चला रहे थे। सब बताते बताते मदन लाल जी का गला रुंध गया। चरणदास जी अवाक रह गए। कुछ पल बाद बोले, मदन लाल, तू कब से हार मानने लगा? कानून भी कोई चीज होती है? मैं अभी अपने बेटे से मिलवाता हूं, तू जानता है मेरा बेटा वकील है। तेरी मेहनत की कमाई से वो घर खरीदा गया, वो तुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। चरणदास जी ने उसी वक्त अपने बेटे रमेश को बुलवा भेजा। रमेश शहर का नामी वकील था। उसे जैसे ही मदन लाल जी और जमुना जी की कहानी पता चली, उसके होश फाख्ता हो गए। काका, काकी, आप चिंता मत करिए। आप दोनों के साथ जो हुआ वो सिर्फ अन्याय नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। खून पसीने से कमाए पैसे किसी और के नाम ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैंने ऐसी कई केस देखे हैं। आप बस मुझे बताइए कि वो मकान और जमीन बेचकर जो पैसा आया वो किसके खाते में और कैसे ट्रांसफर हुआ? मदन लाल जी ने मकान बेचने, खाते से ट्रांसफर और दस्तखत की सारी बातें एक एक कर बताईं। रमेश ने ध्यान से सब सुना। आप दोनों को यह जानकर तसल्ली होगी कि बुजुर्ग माता पिता को बेटा बहू ऐसे बेघर नहीं कर सकते। कानून में साफ लिखा है, अगर माता पिता ने अपनी संपत्ति बेटे को दी है और वो उनकी देखभाल नहीं करता तो वो संपत्ति वापस ले सकते हैं। और एक हाथ के दोष वापस के बेटे मॉर्मन को अगर धोखे से दस्तखत कराए गए हैं तो केस और भी मजबूत है। आप बस अब हिम्मत मत हारिए। जमुना जी की आंखें डबडबा गईं। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे, बस न्याय दिला दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। अगले ही दिन मदन लाल जी और जमुना देवी शहर लौट आए। इतवार का दिन था। घर का दरवाजा खोलते ही अंदर से नताशा की कड़कती आवाज आई। कहां थे आप लोग? बिना बताए कहां गायब हो गए थे? कल से मेरी हालत खराब हो गई, सब काम मुझ पर छोड़कर चले जाते हैं। कोई जवाब है आपके पास? मदन लाल जी ने एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। साहिल भी अंदर से निकल आया, माथे पर बल, गुस्से से लाल। पिताजी, कितनी बार कहा है, अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहिए। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है, जब मर्जी चले गए, जब मर्जी लौट आए। हम यहां नौकर नहीं हैं आपके। जमुना देवी और मदन लाल जी ने पथराई आंखों से बेटे को देखा, लेकिन बिना कुछ कहे वो कमरे में गए, 2 बैग निकाले और चुपचाप अपने सभी कपड़े और जरूरी चीजें पैक की। घर से निकलते वक्त दोनों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहिल और नताशा चिल्लाते ही रह गए, अरे सुनिए तो, कहां जा रहे हो अब? ऐसे कैसे चले जाओगे?
लेकिन अब वो आवाजें दीवारों से टकराकर रह गईं। मदन लाल जी और जमुना जी घर दहलीज लांघ कर निकल गए। शाम होते होते साहिल और नताशा अपनी ही सोच में डूबे बैठे थे। तभी मोबाइल बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। साहिल ने कॉल रिसीव की। हाँ, उधर से सख्त आवाज आई, मिस्टर साहिल, हम लोकल पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपके और आपकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी की कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। कल सुबह 11 बजे तक थाने हाजिर हो जाइए, वरना पुलिस आपके घर आकर गिरफ्तार करेगी। सुनते ही साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नताशा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। साहिल की जुबान लड़खड़ाई। पुलिस में शिकायत कर दी है उन्होंने। उसी घबराहट में वो अपने दोस्त को लेकर शहर के नामी वकील के ऑफिस पहुंचा। सारा किस्सा खुलकर बता दिया कि कैसे मकान बिकवाया, साइन करवाए, खाते से पैसा ट्रांसफर कराया। वकील ने फाइल बंद की कुर्सी पीछे सरकाई और तीर जैसी बात कही, मिस्टर साहिल, ये सीधा धोखाधड़ी का केस है। आपके पिता ने ठान लिया है तो यकीन मानिए आप चाहकर भी नहीं बच सकते। सबूत आपके खिलाफ बोलेंगे और पुलिस आपको घसीट कर ले जाएगी। समझदारी इसी में है कि तुरंत अपने माता पिता के साथ समझौता कर लीजिए, कैसे भी करके, और जो उनका हक है वो चुपचाप लौटा दीजिए, वरना यह केस आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। साहिल के माथे पर पसीना छलक आया। नताशा भी घबराई हुई थी। वो जो सोच रहे थे कि बूढ़े माँ बाप तो अब कुछ नहीं कर सकते, उनकी वो गलत फहमी टूट गई। और थोड़ी ही देर में साहिल और नताशा बदहवास से गांव पहुंचे। एक दो लोगों से पूछा तो उन्हें पता चल गया कि उनके माता पिता चरणदास जी के घर पर हैं। बिना देरी किए वे दोनों वहां पहुंचे। मदन लाल जी किराए पर कमरा लेने के लिए किसी से फोन पर बात कर रहे थे। साहिल लपककर मदन लाल जी के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साहिल की आवाज हांफ रही थी, रुक रुक कर निकल रही थी। आप हमारे साथ वापस घर चलिए। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई आपसे काम नहीं करवाएगा, जो आप चाहेंगे वही होगा। आप बाहर घूमें फिरें, जितने पैसे चाहें खर्च करें। पिताजी, बस शिकायत वापस ले लीजिए। नताशा भी थरथराती आवाज में बोल पड़ी, मां जी, हम आपके बिना अधूरे हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कसम खाती हूं अब कभी भी कोई बदतमीजी नहीं होगी। आप लोग चलिए हमारे साथ। उस घर को और हम लोगों को आपकी जरूरत है मां जी, प्लीज। मदन लाल जी एक पल को सन्न रह गए, फिर धीमे पर साफ शब्दों में बोले, बेटा, एक बार तुम पर भरोसा करके मैंने सब कुछ खो दिया। अब दूसरी बार वही भूल नहीं करूंगा। अब ना तो तुम्हारी बातें सुननी है, ना तुम्हारे झूठे वादे। हमें बस हमारा हक चाहिए। जितना हमसे लिया है वो पैसा वापस करो, फिर जहां दिल चाहे वहां रहो, जैसे चाहे जियो। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। हम आपके ही बच्चे हैं। हमें पता है कि हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। प्लीज हमें माफ कर दो ना। मगर तभी बरामदे के कोने पर खड़ा रमेश, चरणदास जी का बेटा और उनका वकील आगे आया। उसने सख्त आवाज में कहा, देखिए, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों ने धोखा किया है अपने ही माँ बाप के साथ। अब अगर वाकई जेल से बचना चाहते हो तो जितना पैसा इनसे लिया है सब वापस करो, वरना मामला तो कोर्ट में जाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ कि पुलिस तुम्हारी गर्दन से पकड़कर तुम्हें हवालात तक पहुंचाएगी। तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी की ऐसी धाराएं लगेंगी कि सालों तक जेल की सलाखें गिनते रहोगे। साहिल की गर्दन झुक गई। वो कांपती आवाज में बोला, लेकिन पैसे तो मेरे पास नहीं है। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? मां, आप तो हम पर तरस खाओ। तभी वकील बोला, ये तुम्हारा सिरदर्द है साहिल। पैसा चाहिए तो मकान बेचो, गाड़ी बेचो, उधार लो या कुछ भी करो। इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पिता ने इतने सालों के ब्याज की मांग नहीं रखी, नहीं तो रकम इतनी बड़ी हो जाती कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम लोग तय कर लो कि पैसा लौटना है या सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजारनी है। नहीं, मैं वादा करता हूं 1 महीने के अंदर 1-1 रुपया लौटा दूंगा पिताजी को। बस शिकायत वापस ले लीजिए। जमुना देवी और मदन लाल जी की आंखों में पानी उतर आया, मगर रमेश ने फिर दो टूक कहा, जो कहा है वो लिखित में दो और दिए गए वक्त पर पैसा लौटाओ, वरना किसी माफीनामे का कोई मतलब नहीं होगा। साहिल ने कांपते हाथों से लिखा, मैं साहिल कुमार अपने माता पिता से ली गई 80 लाख की धनराशि को 1 महीने के अंदर अंदर लौटा दूंगा, वरना मैं कानूनन कार्रवाई झेलने को तैयार हूं। 1 महीना बीतते ही साहिल और नताशा ने मजबूरी में अपना वही फ्लैट बेच दिया जो पिता के पैसों के बल पर खरीदा था। जितना पैसा मदन लाल जी ने अपनी मेहनत की कमाई से लगाया था वो 1-1 रुपया वापस लौटा दिया गया। गांव लौटकर मदन लाल जी ने उसी रकम से एक छोटा सा मकान खरीद लिया जो उन्हें एक सुकून भरी जिंदगी देने के लिए काफी था। बाकी बचे पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए ताकि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यहां शहर जैसी चकाचौंध नहीं थी, पर यहां इज्जत थी, चैन था और आत्मसम्मान से रहने का गर्व था। यहां अब कोई उन्हें ताना नहीं देता था, कोई आंखें नहीं दिखाता था। यहां वो अपनी मर्जी के मालिक थे और बाकी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने लगे थे। अपने घर में दोनों बुजुर्गों के दिल में आज फिर से जीने की उमंग आ गई थी, क्योंकि उनके पास अब सबसे कीमती चीज थी अपनी आजादी। तो दोस्तों, अंत में मदन लाल जी ने जो फैसला लिया
क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई घटनाएं या कोई अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप हमें जरूर लिख भेजें। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।